A very good morning, students. सुप्रभात सभी को. As we are discussing the geography chapter minerals and energy resources, इसमें हमने renewable, non-renewable, conventional, non-conventional resources कौन कौन से होते हैं, क्या उनका कैटेगराइजेशन है, कैसे उनका एक्सट्रैक्शन करना है और क्या होती है एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जान ली. तो हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं नॉन कन्वेंशनल में, उनके बारे में जानते हैं और उसके बाद एक डिफ्रेंसिएशन करने की कोशिश करेंगे कुछ प्रमुख जो रिसोर्सेज हैं उसका जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें. सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एंड द थर्ड पार्ट ऑफ अ चैप्टर, दैट इज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज. सो इसमें हमारा एक रिसोर्स बचा था, दैट इज टाइडल एनर्जी. सो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स में जब वाटर का लेवल कम और ज़्यादा होता है उसकी मदद से टरबाइंस को घुमाया जाता है और वो टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होती है जो कि एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है. सो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज नोन एज टाइडल एनर्जी. वो एनर्जी जो टाइड से जनरेट की गई है उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं. इट कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी. उसको नैरो ओपनिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है, डैम्स की मदद से, ताकि जो हाई टाइड है और लो टाइड है उसके जो लेवल कम और ज़्यादा हो रहा है उसका फ़ायदा उठाया जा सके उसकी स्पीड का, सो दैट द टरबाइन मूव्स. ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न द टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो हाई टाइड के दौरान टरबाइन मूव कराई जाती हैं टाइड्स की स्पीड की मदद से और जिससे कि एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है, जनरेट होती है. सो ट्रिविया जान लेते हैं कुछ टाइडल एनर्जी के बारे में. टाइडल एनर्जी का सबसे बड़ा यूज़ या सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला देश है कोरिया. कोरिया इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 511 मेगावाट. सो शाइवा लेक टाइडल पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड विद एन आउटपुट कैपेसिटी ऑफ 254 मेगावाट. ठीक है, तो सबसे बड़ा टाइडल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट भी यहीं पर लगा हुआ है जिसको शेवा लेक टाइडल पावर स्टेशन कहते हैं. आगे बात करेंगे बायोगैस की. सो बायोगैस इज़ अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा वेस्ट है उससे ही दो चीज़ें, एक तो गैस और दूसरा ऑर्गेनिक मैन्योर हासिल करते हैं. सो ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक डेड प्लांट्स, एनिमल डंग, किचन वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल नोन एज बायोगैस. तो जो हमारा प्लांट्स रिमेन्स है, जो काव डंग है या और किसी एनिमल का डंग है, उन सबको मिक्स करके बड़े से गैस कंटेनर में या बड़े से पिट में उसको फर्दर ब्रेक होने के लिए छोड़ा जाता है ताकि उससे हमें गैस कलेक्ट हो सके और जो डिकेड मटेरियल है, जो डीकम्पोज्ड मटेरियल है, उससे हमें ऑर्गेनिक मैन्योर मिल सके. द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स. तो इसमें जिसमें जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जिसमें कि ये वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे उसको डीकम्पोज करते हैं. उन बड़े कंटेनर्स को बोलते हैं बायोगैस डाइजेस्टर्स. इट इज़ एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो गैस प्राप्त होती है वो एक मिक्सचर होती है मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का. इट इज़ एन एसेंशियल फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक मैन्योर एज अ बाय प्रोडक्ट. इससे हमें बहुत ही अच्छा एक सोर्स कुकिंग में जिसको काम में ले सकते हैं और लाइटिंग में वो मिलता है, दैट इज़ बायोगैस. और उसके साथ साथ जो बचा हुआ सॉलिड प्रोडक्ट है दैट कैन बी यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं बायोगैस के बारे में. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बायोगैस इज चाइना. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट इज इन फिनलैंड विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 140 मेगावाट. तो यूरोप में काफ़ी पॉपुलर है ये तरीका एनर्जी का, दैट इज बायोगैस फ्यूल. अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंसेस की, कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में कुछ अंतर जान लेते हैं. कौन से होते हैं कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत और नॉन कन्वेंशनल यानी कि अपरंपरागत संसाधन. दे आर बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम.
while non-conventional are relatively new. Another difference is they pollute the environment. Most of the conventional resources like coal and petroleum, they pollute the environment, while the non-conventional do not pollute the environment. They are exhaustible in nature. वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं और उनका रेट ऑफ रिप्लेसमेंट बहुत ही कम है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू जितनी स्पीड से हम उनको यूज़ कर रहे हैं उतनी उससे बहुत ही कम गुना स्पीड से वो दोबारा से बनते हैं, तो फिर वो एग्जॉस्टेबल की कैटेगरी में हम उनको रख सकते हैं. वहीं अगर आप नॉन कन्वेंशनल की बात करें, दे आर नॉन एग्जॉस्टेबल इन नेचर बिकॉज दे कैन बी अगेन यूज्ड. एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा. तो ये था कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बीच में डिफरेंस. उसके बाद बात करेंगे बायोगैस और नेचुरल गैस की. बायोगैस इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स, वेयर एज नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम, एंड व्हेन यू एक्सट्रैक्ट क्रूड ऑयल इट कम्स बिफोर crude oil. It is essential fuel for cooking and lighting and gives manure as a byproduct. ये बहुत ही essential fuel है, बहुत ही अच्छा एक माध्यम है वेस्ट से यूजफुल थिंग को क्रिएट करने का. It is a clean and excellent fuel for cooking and running vehicles. ठीक है, तो नेचुरल गैस जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिससे CNG और LPG की तरह उसको यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, और हमारे घरों में जो कुकिंग करते हैं, जो सिलेंडर्स हम लाते हैं या जो गैस सप्लाई हमारे घरों में होती है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचुरल गैस. इट इज़ नॉन एग्जॉस्टेबल इन नेचर, वाइल द नेचुरल गैस इज एग्जॉस्टेबल इन नेचर बिकॉज इट हैज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आगे बात करेंगे फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स की. All metallic minerals that contain iron are called ferrous minerals, while as the metallic minerals which do not contain iron are known as non-ferrous minerals. Example iron ore, manganese, etc. In non-ferrous you have examples of gold and silver, etc. चौथे डिफरेंस बिटवीन की बात करते हैं, metallic minerals and non-metallic minerals. Minerals which contain metal in raw form are called metallic minerals, while as minerals which do not contain metals are known as non-metallic minerals. They are good conductors of heat and electricity, while the non-metallic minerals, they are not good conductors of heat and electricity. They have luster, they have shine, while the non-metallic minerals doesn't usually have any shine. Example iron ore, bauxite, etc. While non-metallic minerals are limestone, gypsum, mica, etc. अब हम मैप वर्क की बात करेंगे. इसमें आपको 3 अलग अलग शेप और कलर की मार्किंग्स दिख रही होंगी. ठीक है, तो आइए इनकी बात करते हैं एक एक करके. सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ब्लैक जो सर्कल्स हैं, यू आर एबल टू सी. ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं? What are these showing? तो ये शो कर रहे हैं हमें कॉपर. तो कॉपर डिपॉजिट्स जो हैं वो हमने ब्लैक से मार्क किए हैं सर्कल से. वहीं जो ट्रायंगल्स हैं वो हमें क्या शो कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड में आयरन का प्रमुख डिपॉजिट है. तो मेजर डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें, आयरन के मेजर डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे हैं, ये देखिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, उसके बाद साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, फिर यूरोप, अफ्रीका में भी कुछ हिस्सों में मिल रहा है, वेस्टर्न अफ्रीका एंड सदर्न अफ्रीका. उसके अलावा रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बॉक्साइट डिपॉजिट्स की, तो बॉक्साइट डिपॉजिट्स नॉर्थ अमेरिका, नदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्टर्न अफ्रीका, उसके अलावा यूरोप, फिर रशिया, चाइना. ठीक है, उसके अलावा इंडोनेशिया एक्सेट्रा और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में. और तीसरा मिनरल जो हमने मार्क कर रखा है वो है कॉपर.
तो देखिए भारत में तो कॉपर की बहुत ही ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में जैसे कि यूएसए, कनाडा में मिल रहा है। उसके अलावा वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, फिर सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, सम पार्ट्स ऑफ यूरोप, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एशियन कंट्रीज लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान एक्सेट्रा, अफगानिस्तान, ठीक है, और रशिया के और चाइना के कुछ हिस्सों में भी हमें मिलता है कॉपर। तो ये जो तीनों मिनरल्स हैं ये हमने मार्क कर दिए हैं अपने मैप पे। आप भी अपने मैप पर इनको मार्क करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये मिनरल्स पाए जाते हैं। आगे अगर बात करें तो दो चीज़ें हमने मार्क कर रखी है। एक हमने मार्क कर रखा है स्टार से कोल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो कोल मेजर कोल डिपॉजिट्स आपको दिख रहे हैं वर्ल्ड के। ये जो मेजर कोल डिपॉजिट्स हैं ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, फिर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट्स पे, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, रशिया में, चाइना में, इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ सदर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका एंड सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन सभी इलाकों में कौन से प्रमुख डिपॉजिट्स हैं? द मेजर कोल डिपॉजिट्स। फिर उसके बाद अगर आगे बात करें तो ये हमें बताना चाह रहे हैं मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, जिसको हमने एक ड्रॉप से मार्क किया है। तो मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स जो हैं वो भारत में भी असम के कुछ इलाकों में और गुजरात के कुछ इलाकों और बॉम्बे हाई में मिलता है। इसके अलावा ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़, अगेन रशिया एंड चाइना, उसके बाद यूरोप की बात कर रहे हैं, फिर अफ्रीका के कुछ हिस्से, नदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका। उसके अलावा एक प्रमुख डिपॉजिट्स हैं जो हमारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएई, ईरान, इराक, ठीक है, कतर, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा। देन यू टॉक अबाउट सम कंट्रीज़ ऑफ साउथ अमेरिका जैसे अर्जेंटीना, वेनेजुएला एक्सेट्रा, एंड देन यू हैव सम पोर्शंस इन मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एक्सेट्रा, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने इस सेकंड मैप पे मार्क की हैं, कोल एंड मिनरल ऑयल। फर्स्ट मैप पे मार्क की है हमने आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट। तो इन 5 मिनरल्स ये कहाँ कहाँ पे किस किस कॉन्टिनेंट में ज़्यादा पाए जाते हैं और उनके उस वहाँ पे किस इलाकों में, वो चीज़ें आपको मार्क करनी है अपने मैप पर और प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक्स वेल, दो दे वर वेरी लेस इन नंबर। बहुत छोटा सा कंटेंट हमारा बचा हुआ था। तो आइए देखते हैं अब असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन conventional and non-conventional resources, metallic minerals and non-metallic minerals. Question number 2, write a short note and make a diagram of the following: biogas plant and tidal energy. Question number 3, name the country which is the largest producer of biogas and tidal energy. एंड मैप स्किल्स में आपको प्रैक्टिस करनी है आयरन ओर, बॉक्साइट, कोल एंड मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स की। I hope you understood today's topics. If the video was informative to you, please like it, share it with your friends so that they can also be benefited from the information and the discussion which we had. Give your valuable comments for further improvement in the coming videos, and do not forget to subscribe my channel for further new videos and notification of the new videos. Thank you and have a nice day.